नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ की एक्सरसाइज नंबर 4.1 फर्स्ट एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हमने फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देख लिया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लिया है और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ लिया है ना। और जो भी छोटी मोटी टर्म है उनके बारे में हमने पढ़ लिया जो चैप्टर में आने वाली है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं और हम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये जो दिख रही है आपको इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो पहले मैं आपको फंडा समझाता हूँ कि ये है क्या, है ना। मैं आपसे पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बोलोगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं बोलूँ अगर इसमें से मैंने 6 हटा दिया, सिर्फ इतना रख दिया, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलेंगे हाँ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस स्क्वायर वाली टर्म देखनी चाहिए। ठीक है, क्या अगर मैं ये बोल दूं तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलेंगे हाँ तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाजू में कुछ भी लिख दूं तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे एक बात लिखना जरूरी रहता है कि a नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a 0 नहीं है, 0 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि a जिस दिन 0 हो गया एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट जाएगी और अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही हट गई इक्वेशन से तो वो क्वाड्रेटिक थोड़ी, वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इसलिए स्क्वायर वाली टर्म होना जरूरी है। तो आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें देखो 3 टर्म दिख रही है, तो स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, कहना हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहना भैया अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो। तो कहना ये देख के तो नहीं पता चल पा रहा है इस इक्वेशन को कि मैं देख के कैसे अंदाजा लगा लूं, तो मैं बोलूंगा सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करें, कैसे पता चलेगा कि क्या सॉल्व करना है? तो बोलूंगा जो भी आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई स्टेप नहीं है, जो भी आपको समझ में आए वो कर दो। जैसे आप देखोगे इसमें सॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो कर देते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। होल स्क्वायर खोलने के साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे x बैठा हुआ है और b की जगह पे 1 बैठा हुआ है, तो मैं इसका आंसर निकालने के लिए इस जगह पे a की जगह पे x रख दूंगा, b की जगह पे 1 रख दूंगा। तो आप जैसे ही रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह 1 का स्क्वायर रखना है। ये मेरा LHS हो गया। देखो होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। कई लोग इसको डायरेक्ट भी खोल देंगे बिना फॉर्मूले लिखे, बिल्कुल आप अगर डायरेक्ट खोल सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। इधर RHS में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले x से होगा तो 2x, फिर 3 से होगा तो 6। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस का 6। ठीक है, सबको LHS में लेके आ जाओ, सबको LHS में लेके आ जाओ। आप देख रहे होंगे यहाँ से 2x कैंसिल हो रहा है, कर भी सकते हो, नहीं तो आप सोचो जब ये इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये माइनस का 6 इस साइड आके प्लस का 6 हो गया। यहाँ पे क्या बचा RHS में? 0। ये 2x कहाँ हो गया? जब इस साइड आके इससे सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप बोलेंगे है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल दिख रहा है उसके ऊपर होल नंबर लिखा हुआ है और जो मैक्सिमम पावर दिख रही है वो 2 है। तो ये जनरल फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये किस फॉर्म में लिखी हुई है तो इसको एंड में लिखते कैसे वो देखिए आप, है ना। ये तो आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है इट इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में है ये इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में है। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इक्वल टू 0। It is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore, it is a quadratic equation. तो ये एक it is a quadratic equation। QE लिख दे रहा हूं, अब पूरा लिखिएगा, है ना। कैसे पता चला? सॉल्व करने से। देख के अंदाजा नहीं लगाना। आप बोलोगे भैया मुझे देख के पता तो चल रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। मैं बोलूंगा आगे चलते हैं अपन, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे ना आपको पता चलेगा आप गलती करेंगे।
अभी तो आप देख के पता चलेगा कि ये देखना है, इसमें होल स्क्वायर खोलोगे आप, स्क्वायर खोलेंगे तो x की पावर 2 दिखेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है सिर्फ x की पावर 2 दिख जाए बस, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। क्या ना पावर 3 दिख गई तो नहीं, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 दिखनी चाहिए बस, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके साथ बाकी बाजू में एक टर्म दिखे या 2 टर्म दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये है ना इसी फॉर्म में है, ये आपको लग रहा होगा क्या ना इसमें तो 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो मैं बोलूंगा जरा अच्छा बताओ इसमें x एक ही जगह 1 पुट करो। अगर आप में इसमें एक ही जगह आपने 1 पुट करा, एक ही जगह आप 1 पुट करो, है ना, और आप एक काम करो b की जगह 0 पुट करो और c की जगह आप 7 पुट कर दो इसमें। तो जैसे आप एक ही जगह 1 पुट करेंगे, ये बन गया x स्क्वायर, b की जगह 0, तो ये टर्म ही खत्म हो गई और प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो ये देखो इसी फॉर्म में बन गई कि नहीं। आप बोलोगे हाँ ये तो इसी फॉर्म में बन गई, इसीलिए तो मैंने ये लिखा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपको क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से? ये पहला क्वेश्चन है इसलिए हम धीरे करते हैं ताकि हम चीजें समझ सकें। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि हमें पहले डायरेक्ट नहीं बोलना है देख के कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करते जाएंगे हमारा तजुर्बा बढ़ते जाएगा और हम देख के बता देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें सॉल्व करना है, क्या ना सॉल्व में क्या करना है, क्या ना जो क्वेश्चन में समझ में आए वो कर दो। जैसे अगर मैं इसमें सॉल्व करने का बोलूँ तो आप बोलोगे मुझे होल स्क्वायर दिख रहा है ये, तो मैं होल स्क्वायर सॉल्व कर दूंगा, आता है, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतना समझ में आया तो इतना कर दो। जैसे ही आप करोगे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर जो एंड में इक्वेशन बन रही है वो देख लो क्या इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि यही स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दुनिया में कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पाई जाएगी तो वो इसी फॉर्म में पाई जाएगी, बस a b c की वैल्यू बदलते जाएंगी। देखो a की जगह 1 आ गया, b की जगह 0, c की जगह 7, तो यही इक्वेशन बन गई, तो ये इसी से बनी है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहना अच्छा मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहना हाँ, सिर्फ लिखने का तरीका है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। जैसे नहीं लिखते हम 3 + 3 + 3 लिखो, ये एग्जैक्ट 9 लिख दो, दोनों की शकल अलग अलग है ना, ये अलग दिख रहा है ये अलग दिख रहा है, लेकिन चीज तो एक ही है। ऐसे ये अलग दिख रहा है ये अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों एक ही है। तो जब हमें सॉल्व करना है, अगर वो इस फॉर्म में दिख रही तो हम ये एंड में ये लाइन जरूर लिखना है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन था इसलिए चलो शुरुआत करी, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन पे करते हैं, अब अपन स्पीड बढ़ा लेंगे। चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू -2 और 3 - x। आप सोचो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ना हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही और वो हटने नहीं वाली, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हटने नहीं वाली, बचेगी, और उससे बड़ी पावर कोई दिख नहीं रही है कि, है ना, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर भी सॉल्व करना है हमें, है ना, मैं तो सॉल्व करके बताएंगे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में तो हम डायरेक्ट बता देंगे कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, -2 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 6 प्लस का 2x, ठीक है। सबको एक साइड ले आया करें LHS में, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, है ना, और ये 6 इस साइड आ गया तो प्लस का हो गया, और 2x इस साइड आ गया तो माइनस में हो गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस का 2x हो गया माइनस का 4x, है ना, और प्लस का 6। क्या ये फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में? तो आप बोलेंगे हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज, आखिरी बार लिख रहा हूं बस, है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये जो फॉर्मेट आया है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो ठीक है, तो ये तो मुझे देख के भी पता चल रहा था, है ना, मैं देख के भी अंदाजा लगा लेता। चलो ठीक है, इसके बारे में सोचिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आप सोचें जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करोगे, मैंने आपको कैसे बताया, आपको बस एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखना है। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, उससे बड़ी पावर नहीं दिखनी चाहिए, एक्स क्यूब नहीं दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए। क्या ना, एक्स दिख जाए तो चल जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स चल जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्यूब दिख गया तो मैक्सिमम पावर 3 हो गई, तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक थोड़ी रही। चलो इसमें आपको पता चलेगा कि बताओ ये है कि नहीं, है ना। तो आप बताओ, पहले डायरेक्ट सोचते हैं, क्या ना, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जाता तो क्या ना भैया, जिस दिन ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो आप बोलोगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने बोला रुक जाओ, RHS में भी सोचो, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा,
यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर एलएचएस और आरएचएस के कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना, कट के या घट के, जैसे भी सोच लो। तो जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी होगी, या तो वो लीनियर होगी, और वो लीनियर ही होगी क्योंकि क्यूबिक तो बन नहीं रही है, 3x टकरा ही नहीं रहे हैं। क्यूबिक कब बनेगी? जब 3x टकराएंगे, या तो 2x टकरा रहे हैं। तो कहना भैया देखने में तो लग रहा था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर मैंने ऐसे सही तरीके से सोचूं तो मुझे पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कट रही है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर भी हम प्रूफ करके बताएंगे। कैसे? दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करें, यही है सॉल्व करने का तरीका। तो करवाओ भाई मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, फिर 1 से टकराया तो हो गया x, फिर ये -2x से टकराएगा तो हो गया माइनस का 2x, और -2 जब 1 से टकराएगा तो हो गया माइनस का 2। टकराएगा मतलब मल्टीप्लाई होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। जब x से टकराया तो हो गया एक्स स्क्वायर, जब x 3 से टकराया हो गया तो 3x, फिर ये -1 जब x से टकराएगा तो -x, और 3 से टकराएगा तो -3। ठीक है, अब क्या करें? अब हमें मालूम है, अब ये वाली चीज सीख लो, बार बार घटाने वाली चीज अच्छी नहीं लगती। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, कहना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या तो इसको ऐसे सोचो कि एक्स स्क्वायर इस साइड आ गया तो घट गया, घट के 0 हो गया, कहना ठीक है। और बताओ भैया, और कुछ नहीं हो रहा, और सबको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करें? तो देखो x - 2x हो गया माइनस का x माइनस का 2, ठीक है। इस साइड हो गया 2x माइनस का 3, 2x, ये सॉल्व हो गया। सबको इस साइड ले आओ, या सबको उस साइड पहुंचा दो, आरएचएस में पहुंचा दो। तो जैसे ही आरएचएस में पहुंचाओगे तो यहाँ 0 हो गया, 2x माइनस का 3, ये जब x उस साइड गया तो प्लस का x हो गया, और ये प्लस का 2 हो गया, ठीक है। 0 इक्वल्स टू 2x प्लस x हो गया 3x, और माइनस का 3 प्लस का 2 हो गया माइनस का 1, है ना। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इसमें जो x वेरिएबल दिख रहा है उसके ऊपर पावर 2 नहीं दिख रही है, ये तो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 है ना, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक तब होती है जब मैक्सिमम पावर 2 दिखे, ठीक है। तो क्या लिखना है हमें? एंड में बस इतना लिखना है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। इक्वल टू 0 भी लगाएं, क्योंकि इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इक्वल टू 0 नहीं लगाते तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर 0 लगा देते तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में नहीं है, इस फॉर्मेट में जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात हो गई क्वेश्चन की। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर में आ रहा तो आपको बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो मैंने आपको जैसे दिमाग बताया ना कैसे सॉल्व करना है, कहना यहाँ एक्स से एक्स टकराएंगे जिस दिन तो एक्स स्क्वायर आएगा, कहना हाँ देखो आया। लेकिन जब यहाँ से भी एक्स टकराएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और ये दोनों एक्स स्क्वायर एक दूसरे को काट देंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो इक्वेशन में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। चलो अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या है? अरे फिर वही मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना। अब जरा आप सोचो, आपको क्या लग रहा है ना। पहले सोचते हैं कि अगर भैया ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जाता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, कैसे पता करें। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है कि नहीं, जरा सोचो, जरा देखो, है ना। मैं डायरेक्ट बताता हूं पहले। आप बताओ, जब ये x और ये 2x टकराएंगे जिस दिन मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। लेकिन जब ये x और इंटू x होंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। तो इस बार कटेंगे नहीं, क्योंकि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो एक x स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर बच गया। और अगर पूरी इक्वेशन में एक x स्क्वायर आ गया ना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या ना, पिछली बार क्या कहानी बनी थी? पिछली बार कहानी ये बन रही थी कि यहाँ पे x था, 2x नहीं था, तो x इंटू एक्स कितना हो रहा था, x स्क्वायर, और ये दोनों x स्क्वायर कट रहे थे। इस बार एक x स्क्वायर बच जाएगा, और अगर एक x स्क्वायर बच गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ से समझाते हैं। क्या ना भैया प्रूफ करके बताओ मुझे। तो ये तो आपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बता दी, लेकिन मुझे प्रूफ चाहिए। तो मैं बोलूँगा मल्टीप्लाई करो। जब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x से, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। ये बन गया आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। जब ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x, जब -3 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x, और जब -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। यहाँ पे हो गया ये x स्क्वायर प्लस का 5x। चलो ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे आप तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 5x हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है। ये माइनस का 5x हो गया, ये माइनस का 3 हो गया। इस साइड हो गया x स्क्वायर प्लस का 5x,
ठीक है। जब एक्स स्क्वायर इस साइड आया सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि सबको ये एक बार जब सॉल्व हो जाए ना तो सबको एलएचएस में ले आया करे या सबको आरएचएस में ले जाओ, जो अच्छा लगे। माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर और 5x भी माइनस में आएगा, इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचा उस साइड। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस के 5x माइनस के 5x माइनस का 10x हो गया और माइनस का 3 एज इट इज इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में? आप बोलेंगे हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म मौजूद है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो ठीक है, तो वो भी हमें देख के पता चल रहा था, है ना, तो आपको देख के पता चलना चाहिए। तो मैंने आपको बोला भी था कि आप जैसे ही क्या करेंगे, आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको आइडिया लगने लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, मतलब ओरली देख के बता सकता हूं। अब इसको देख के बताओ ओरली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है ना, फिर अपन करें। तो मुझे दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे दिख रहा है भैया आपको? तो मैं बोलूंगा देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म आएगी और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो मुझे देख के पता चल गया। अब मैं प्रूफ करता हूँ। तो प्रूफ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 होल स्क्वायर खोलेंगे, किसका आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी की होल स्क्वायर की। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो a की जगह x बैठा है, b की जगह 2 बैठा है, तो इसमें a की जगह x रख दें, b की जगह 2 रख दें। तो आप जैसे a की जगह x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, a की जगह x, b की जगह 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स, तो ये हो गया माइनस का 4x। ठीक है, माइनस का 4x प्लस का बी स्क्वायर, बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, क्या भैया ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं? एक्स स्क्वायर, मैंने बोला हाँ, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। ठीक है, अगर ये कट गए तो क्या बचा? कहना सबको एक साइड ले आओ, तो यहाँ बचा है 3x प्लस 1, 4x भी इस साइड आ गया, माइनस का तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का 4 हो गया, है ना, इक्वल टू 0 हो गया। 3x प्लस 4x हो गया 7x और 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। आसान भाषा में बोलें तो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? तो मैं बोलूंगा इस इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई बताओ। तो आप बोलोगे इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 है। देखो वेरिएबल एक्स की एक ही एक्स दिख रहा है, उसके ऊपर पावर 1 दिख रही है। अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मना कर देंगे। ठीक है, लेकिन कल को हमसे पूछेगा कि ये कौन सी इक्वेशन है तो हम बताएंगे क्या नहीं क्वाड्रेटिक लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। अभी तो हमसे सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में पूछा है। क्या ना भैया इस क्वेश्चन में क्या करना है? चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना। चलो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? x प्लस 2 का होल क्यूब इजिकल्स टू 2x का होल क्यूब माइनस का 1। क्या लगता है आपको कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, है ना? तो आप बोलोगे भैया क्यूब की वाली टर्म दिख रही, तो मैं बोलूंगा इतना ये मत सोचा कर क्यूब वाली टर्म दिख रही तो क्वाड्रेटिक नहीं है। हो सकता है वो एक्स क्यूब कट जाए, और अगर एक्स क्यूब भी कट गए तो फिर क्यूबिक थोड़ी होगी, और उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हमें पता है कि देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ से कौन सी टर्म आएगी, तो आप बोलोगे यहाँ से एक्स क्यूब वाली एक टर्म आएगी, तो मैंने बहुत बढ़िया। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ बन जाएगा 2x क्यूब, और मुझे मालूम है कि 2x क्यूब में से x क्यूब ना घटाएंगे तो एक x क्यूब बच जाएगा, और अगर कहानी में एक x क्यूब भी आ गया ना तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी। अब इसको प्रूफ करते हैं, है ना। ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो आप बोलोगे यहाँ पे लगेगी भैया a प्लस बी का होल क्यूब। मैं बोलूँगा बताओ क्या होती, तो आप बोलेंगे पहले a का क्यूब लिखिए, फिर b का क्यूब लिखिए, या एक काम करिए 3a स्क्वायर भी लिख दीजिए, प्लस का 3ab स्क्वायर लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए b का क्यूब। ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। मैंने बोला ठीक है। कंपेयर करा तो a की जगह x दिख रहा है, b की जगह 2 दिख रहा है, तो इस पूरी कहानी में a की जगह आप x रख दीजिए तो ये बन जाएगा x क्यूब। b की जगह कितना रखना है? b की जगह 2 रखना है, और a की जगह x रखना, तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर, और b की जगह 2 इंटू में 2 डॉट लगा दिया। ये इंटू वाला डॉट है ना, डेसिमल वाला नहीं है। प्लस का 3, a मतलब x, तो ये हो गया 3x, ठीक है। और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस b क्यूब मतलब 2, तो ये 2 का क्यूब हो गया। चलो ये 2 का क्यूब हो गया। क्या इसे बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आरएचएस सॉल्व करेंगे, एलएचएस में सॉल्व कर ली, कैसे करें? आइडेंटिटी लगा के। कई लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे, जितनी ज़्यादा जिसकी प्रैक्टिस, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। चलो जब ये 2x अंदर टकराएगा तो ये बन जाएगा 2x क्यूब और माइनस का 2x,
ठीक है, सबको LHS में ले आओ। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी घटाने की कोशिश भी करेंगे, है ना। चलो एक गलती करी, बताओ क्या गलती करी, है ना। जरा देख के बताओ कहाँ गलती करी। ये a क्यूब लिखा है, मतलब x का क्यूब, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, पावर 2 लिख दी, ये क्यूब आना चाहिए था, है ना। चलो मुझे देख के पता चल गया, क्योंकि मैंने अभी यहाँ रफ दिमाग में सॉल्व करा था मैंने, यहाँ तो क्यूब वाली टर्म ही नहीं दिख रही है। सबको LHS में ले आओ, तो LHS में लाओगे तो देखो क्या बनेगा, ये 2x क्यूब है, इस साइड आके माइनस का x क्यूब होगा, है ना, तो ये बन जाएगा x क्यूब में से 2x क्यूब गया तो ये बन जाएगा एक x क्यूब बच जाएगा, वो भी माइनस का, है ना। चलो ठीक है, ये कितना दिख रहा है, कहना ये दिख रहा है 3x, मतलब 3 2 6x स्क्वायर, कहना ठीक है, ये 6x स्क्वायर लिख दूँ, पेन क्यों नहीं चल रहा, ये चल गया, 6x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना बन गया, 4 3 12x हो गया, ये 12x हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। उस साइड से देखो x 2x क्यूब तो मैंने पहले ही सबट्रैक्ट कर दिया था, माइनस का 2x को सबट्रैक्ट करना भूल गया, तो वो इस साइड ले आया तो प्लस में हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये 0 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, माइनस का x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2x 14x प्लस का 8, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसमें जो मैक्सिमम पावर दिख रही है x की वो 3 है, और 3 पावर की इक्वेशन वाली 3 पावर की इक्वेशन जो कहलाती है वो कहलाती है क्वाड्रेटिक, नहीं क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में डिग्री पावर कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है। तो एंड में क्या लिखना है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमें देख के ही पता चल गया था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना, अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे, और जो कि आपको मालूम है कि आप देख के बता देंगे। चलो देख के बताएं अपन, आपको मालूम है x क्यूब दिख रहा है, और यहाँ पे भी अब इसका आइडेंटिटी खोलोगे तो यहाँ भी x क्यूब ही आएगा, और x क्यूब एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, मतलब काट देंगे, तो फिर x स्क्वायर वाली टर्म बचेगी जो कि कटेगी नहीं, और अगर x स्क्वायर वाली टर्म दिख गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 101% एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ठीक है। चलो कर लेना, इसका मैं होल क्यूब डायरेक्ट खोल दूं, है ना, आप चेक कर लेना, इसका डायरेक्ट खोल देता हूं मैं, क्या आएगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्या ना भैया a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। क्या होता है भाई, ये सब 9th में हो चुका है ना, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना, 12 तक पीछे नहीं छोड़ेंगे। a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब, ये फॉर्मूला है, आप लगाएंगे तो कंपेयर करेंगे तो a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो a की जगह x रख दो, है ना, तो x क्यूब हो गया, और b 3x स्क्वायर, और b की जगह 2 रख दो, ये b की जगह 2 रख दिया, प्लस का 3, a की जगह x हो गया और b की जगह 2 रख दिया, स्क्वायर अपनी जगह, माइनस का b का क्यूब, b मतलब 2, तो ये बन गया 2 का क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, वहां से भी सॉल्व कर लेंगे, है ना, जो कट रहे हैं वो काट देंगे, देखो x क्यूब कट जाएगा क्योंकि यहाँ से भी x क्यूब आने वाला है, और x स्क्वायर वाली टर्म दिख जाएगी, और अगर x स्क्वायर वाली टर्म दिख गई तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो कितने आसान क्वेश्चन थे यार, है ना, बस हमें सॉल्व करना था, और क्लास 9 में कुछ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी, स्क्वायर की, क्यूब की, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, जो कोई आपको 12th नहीं कॉलेज तक काम आने वाली, इसलिए ये आइडेंटिटी बहुत जरूरी, ये 9th में इसका बेस डल जाता है। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं याद है तो आप एक पेपर में आइडेंटिटी सारी लिखें, है ना, और उनको याद करें, उनका मतलब भी समझ लेना कि कैसे लगाई जाती है ये क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम में हमें ये करना है कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर बाद में उसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसकी मदद से हमें सॉल्व करना है, उसकी मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो एक प्रॉब्लम दी है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिर्फ कन्वर्ट करना है, सॉल्व करने का नहीं बोला, क्यों कि सॉल्व करना नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखाए जाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ इक्वेशन बनाना है। अगर आपकी इक्वेशन बन गई है, मेन दिक्कत रहती है इक्वेशन बनाना, सॉल्व तो सभी कर लेते हैं। आपने याद होगा तो जब पिछला चैप्टर जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें भी हम जो वर्ड प्रॉब्लम दी रहती थी उससे हम इक्वेशन बनाते थे, वही कठिन रहता था। एक बार इक्वेशन बन जाए फिर तो सॉल्व करने के हमारे पास एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल 3 मेथड है। इसमें भी हमारे पास 2 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है। एक और मेथड हुआ करता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि हटा दिया है, हालांकि वो उसी से क्वाड्रेटिक फार्मूला बना है ना, लेकिन हुआ तो करता था। चलो तो उससे सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम से, और वर्ड प्रॉब्लम ना है जो है ना, जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखा था, जो वर्ड प्रॉब्लम रहती है ना यही आपका दिमाग खोलेंगी। ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती है जो आप आए दिन देखते रहते हैं, तो आप सोचते होंगे कि मैथमेटिक्स की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इन जैसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये प्रॉब्लम ऐसे थोड़ी बनाई है, ये प्रॉब्लम रियल है,
पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब एक आपका प्लॉट है, मतलब जगह है आपके पास जो रेक्टेंगुलर के शेप में है, मतलब उसमें लेंथ और ब्रेथ है, दोनों की लेंथ और ब्रेथ अलग अलग मीटर की है ना। और जो एरिया है वो है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, मतलब उसके अंदर की जगह है वो 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। जो उसकी लेंथ है ना प्लॉट की, जो लेंथ है प्लॉट की, द लेंथ ऑफ द प्लॉट है ना इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब इंटू टू, ट्वाइस मतलब इंटू टू, ब्रेथ से डबल, और 1 more मतलब +1, मतलब अच्छा कि मतलब ट्वाइस करूंगा और 1 ऐड कर दूंगा तो मेरा लेंथ निकल आएगी, है ना, अगर मुझे ब्रेथ पता है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट का लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। पहले इसका डायग्राम से समझते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को ना जितने अच्छे तरीके से डायग्राम से समझाया जा सकता है उतना किसी और तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ये एक प्लॉट है, प्लॉट मतलब जिस पे आप घर बनाते हैं, है ना, उसको प्लॉट बोलते हैं। या आपका जो खेत है जिसमें आप फार्मिंग करते हैं उसे आप प्लॉट बोलते हैं, है ना, दोनों ही प्लॉट है। चलो दोनों रेक्टेंगल, अब किस शेप में रेक्टेंगल में देखो मैंने एक लेंथ ज़्यादा रखी ब्रेथ कम रखी तो ये रेक्टेंगल शेप में, तो इसको मैंने बोल दिया लेंथ मतलब L से डिनोट कर दिया, इसको बोल दिया ब्रेथ, इसे B से डिनोट कर दिया, है ना। और उन्होंने बोला है कि जो प्लॉट है ना उसका जो एरिया है वो कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब रहता है जो उसके अंदर की जगह, है ना, ये अंदर की जो जगह है वो 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। ये अंदर की जगह मिलती कैसे, तो मैं बोला जिस दिन लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाती है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं तो अंदर की जगह मिल जाती है, मतलब 5 to 8 मीटर स्क्वायर, कहना अच्छा। जिस दिन लेंथ और ब्रेथ टकरा जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, अंदर का एरिया मिल जाता है, क्योंकि ये भी एरिया ये भी एरिया, इसलिए दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कहना ठीक है। अब क्वेश्चन ने जो बोला है वो बोला है कि जो ब्रेथ लेंथ है ना वो ब्रेथ से के 2 डबल से 1 ज्यादा है। तो सपोज करो अगर आपने ब्रेथ को x मान लिया, ब्रेथ को क्या मान लिया x, तो जो लेंथ होगी ना वो ब्रेथ का डबल कर दो, डबल करोगे तो 2x हो गई, कहना हाँ भैया 2x हो गई। अब उसमें 1 ऐड कर दो, कहना अच्छा अगर ब्रेथ x है तो लेंथ जो हो गई वो 2x + 1 हो गई। कहना भैया अगर ब्रेथ 5 होती 5 होती तो अगर ये 5 होती ना तो जो लेंथ है ना 5 का डबल 10 + 1 11, तो डबल से 1 ज़्यादा होगी। कहना अगर ये 10 होती ब्रेथ तो जो लेंथ होती ना वो 10 × 2 डबल करा 20 हो गया, +1 21 होती। कहना अच्छा इस तरीके की कहानी, कहना हाँ ये है कहानी, ठीक है। कहना इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, अब आप बोलोगे इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी। अब आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि आपने आसपास अपने घर देखे होंगे, आपने अपने ही घर देखा या आसपास के घर देखिएगा आप, सबकी डिजाइन अलग अलग रहती है। घर रेक्टेंगल शेप में बनते हैं, बहुत कम घर हैं जो स्क्वायर शेप में बनते हैं जिनकी लेंथ और ब्रेथ सेम रहे, नहीं जो घर बनते हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग रहती है। तो आपने देखा होगा किसी घर की चौड़ाई ज़्यादा रहती है, कोई घर इस तरीके के बनते हैं, है ना, इस तरीके के फ्रंट से, और कोई घर इस तरीके के बनते हैं ऐसे। आपने घर देखना है ना, आसपास के अपने घर देखना, कहना अच्छा ये रेक्टेंगुलर शेप में है, किसी की लेंथ ज़्यादा है तो किसी की ब्रेथ ज़्यादा है। अब सपोज करो ये भी 100 मीटर स्क्वायर का घर है, इसके पास कितनी जगह थी, इन्होंने प्लॉट खरीदा वो कितने मीटर स्क्वायर का खरीदा, 100 मीटर स्क्वायर का। वैसे जनरली ना फिट में रहता है, जो अपना एरिया रहता है ना घर का वो फिट में रहता है, कि आप पूछेंगे कि ना भैया अपने पास कितना प्लॉट जो है आपका साइज कितना है, तो बोलेंगे 500 फीट स्क्वायर, 5000 मतलब 500 स्क्वायर फीट, है ना, या 200 स्क्वायर फीट या जो भी है स्क्वायर फीट में रहता है। इन्होंने मीटर में लिया है, अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर मतलब बहुत बड़ा होगा इनके पास, ठीक है। और ये इसकी भी कितनी है 100 मीटर स्क्वायर, वो तो कैसा भी हो सकता है 100 मीटर स्क्वायर, ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, है ना। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई 100 मीटर स्क्वायर तो दोनों ही घर है, इसके पास भी 2 बंदे हैं ए और बी, कहना हाँ ये ए है ये बी है। इन्होंने 100 मीटर स्क्वायर का घर बनाया, इन्होंने भी 100 मीटर स्क्वायर पे इनको घर बनाना है। लेकिन इनको ना जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ये ना ब्रेथ से ना डबल चाहिए, कितनी चाहिए डबल। तो सपोज करो ब्रेथ से डबल चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो अगर ब्रेथ तुमने x मानी है तो जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2x, कहना हाँ ठीक है 2x हो गई, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम 100 मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर लेंगे, है ना। अगर इसी में अगर ये सामने वाले हैं, इन्होंने बोला भैया ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, अब मुझे जो करना है वो ब्रेथ ना मुझे डबल करनी है, ब्रेथ डबल होनी चाहिए लेंथ से। तो मैं क्या करूंगा ब्रेथ को इस बार x मान लूंगा, नहीं ब्रेथ डबल होनी चाहिए तो ब्रेथ को नहीं लेंथ को x मान लूंगा, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी डबल मतलब 2x हो जाएगी। तो आप बोलोगे ये अभी आपने ब्रेथ को x माना था फिर इसको काट क्यों दिया, मैंने बोला अब मानने की बारी आई, आपको एक ही वेरिएबल मानना है, और जबकि मिसिंग है 2 टर्म लेंथ और ब्रेथ। अगर 2 टर्म है और वेरिएबल एक ही यूज करना है तो फिर कैसे करेंगे, तो बोलूंगा एक की मदद से दूसरा निकालेंगे, फिर से बोल रहा हूँ एक की मदद से दूसरा निकालेंगे, एक टर्म की मदद से दूसरी टर्म निकालेंगे।
जबकि पिछला चैप्टर था जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए थे, तो दो चीजें मिसिंग रहती थी, तो एक को एक्स मानते थे दूसरे को वाई मानते थे। इसमें ऐसा नहीं करना, एक को एक्स मानेंगे तो दूसरे को उसी की मदद से निकालेंगे। क्या ना, अब कहानी यहां फंसेगी भैया, किसको एक्स माने, लेंथ को कि ब्रेथ को? तो बोलूंगा जिस चीज पे कोई चीज डिपेंड कर रही है उसको एक्स मान। किस पे डिपेंड कर रही? तो आप इस कहानी में देखोगे तो आप बोलोगे कि लेंथ जो है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है। कैसे पता? तो बोलूंगा जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। तो अगर किसी ने मुझे ब्रेथ दे दी ना तो मैं लेंथ तुरंत बता दूंगा। जैसे ब्रेथ दे दी 5 तो मैं लेंथ बता दूंगा, डबल करके एक जोड़ दूंगा, 10 + 1 11 हो गया। किसी ने मुझे ब्रेथ दे दी 50 तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 50 का डबल 100 + 1 101। तो अगर मुझे ब्रेथ मिल गई तो लेंथ तो अपने आप मिल गई। तो जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ब्रेथ पे। तो इसलिए एक्स किसको मानूंगा? ब्रेथ को। इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने ब्रेथ को एक्स माना। तो इसी क्वेश्चन में मैंने बोला था ना ब्रेथ जो है वो लेंथ से ज्यादा डबल होनी चाहिए, जो लेंथ है वो ब्रेथ से ज्यादा डबल होनी चाहिए, तो ब्रेथ को एक्स माना तो लेंथ अपने आप आ गई डबल। जबकि इस क्वेश्चन में मैंने बोला आपसे, क्या बोला इस क्वेश्चन में मैंने आपसे कि जो ब्रेथ है वो लेंथ से डबल होनी चाहिए, इसलिए लेंथ को एक्स माना, ब्रेथ को 2x अपने आप निकल आया। मतलब जिस चीज पे दूसरी चीज डिपेंड कर रही है, जिस चीज पे एक चीज, जो एक चीज है, दो चीजें हैं, जो एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही है ना, तो जिस पे डिपेंड कर रही है उसको एक्स मानो, तो दूसरी चीज अपने आप निकल आई। चलो ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर इसकी मदद से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा, अब आप नोटिस करेंगे अपने आसपास के जो घर बने हुए हैं उसमें लेंथ और ब्रेथ को देखेंगे, कहना यार इनका घर चौड़ा बना हुआ है, इनके घर की लंबाई ज्यादा है, इनके घर की चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन ये दोनों के घर का प्लॉट साइज तो सेम ही है। तो क्या करा होगा इनने आर्किटेक्चर से बोला होगा। आर्किटेक्ट क्या करता है? डिजाइन करता है, और सिविल इंजीनियर उस घर को बनाता है। तो उन्होंने आर्किटेक्ट से बोला होगा कि ना भैया हमें जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से डबल चाहिए। तो उन्होंने, और हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर की जगह है, तो उन्होंने घर को इस तरीके से डिजाइन करा है कि उन्होंने ब्रेथ और लेंथ का जो रेशो है वो डबल करके रखा है, मतलब 1:2 करके रखा है। ब्रेथ x है तो लेंथ 2x निकल आएगी। तो फिर 100 को कैसे बांटे? ये तो अभी x में लिखे, कैसे बांटे, है ना है ना। अब सवाल आता है इसको बांटे कैसे? तो आप देखो कैसे बांटेंगे, मैं इसको क्वेश्चन को करके बता दूं तो आपको और अच्छे से ये समझ में जाएगा। इसको बांटेंगे कैसे? तो मुझे पता है एरिया कैसे निकलता है, तो एरिया निकलता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने बोला ठीक है, एरिया कितना दिया है? आप बोलोगे 100, जबकि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ये आपने दिया हुआ है, और आप एक लेंथ और ब्रेथ की मदद से भी निकाल सकते हो। तो ब्रेथ कितनी? x है, लेंथ है 2x, है ना। तो ये बन गया 2x इंटू x, जो कि बन गया 2x² इक्वल टू 100, है ना। 2 से 100 कट गया कितनी टाइम्स? 50 टाइम्स। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ये आपकी x² की वैल्यू 50 आ गई, लेकिन आपको तो x चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई ±√50। और आपको मालूम है कि जो लेंथ है या x है वो ना लेंथ या ब्रेथ है, मतलब लंबाई है, और लंबाई में जब अपन लेंथ ना पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा नेगेटिव नहीं लेते, है ना। आप बोलोगे ना, कहना भैया मुझे कपड़े खरीदने जाओगे तो आप क्या बोलोगे? मुझे भैया 10 मीटर का कपड़ा दे दो। -10 का थोड़ी बोलोगे, वो अपने जेब कहाँ से ना रखाएगा -10। तो जो हाइट रहती है, जो लेंथ रहती है, जो ब्रेथ रहती है, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो इसलिए नेगेटिव साइन हट गया तो सिर्फ पॉजिटिव साइन बचा, तो आंसर आ गया √50। √50 ये है ना। तो हम जो लेंथ है वो कितनी आ गई? √50, नहीं ब्रेथ आ गई √50। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ना तो x आ गया √50, तो लेंथ कितनी आ गई? लेंथ आ गई 2√50, क्योंकि डबल है उसके। तो वो घर को ना √50 ब्रेथ में √50 ले लेंगे, है ना, और लेंथ उसकी 2√50 निकल आएगी। और √50 का मतलब होता है 7 पॉइंट समथिंग कुछ, मतलब 7 मीटर ऐसे में ले लेंगे, 7 मीटर लगभग लेंथ में ले लेंगे, 7 पॉइंट मान के चलो, है ना, कुछ और यहाँ पे 7 पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ पे उसका डबल मतलब 14 पॉइंट कुछ ले लेंगे। एक्स में थोड़ी नापोगे, आपको नंबर में नापना है। तो आपको कहानी समझ में आई कि इन्होंने घर को किस तरीके से आर्किटेक्ट डिजाइन करता होगा, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता है, क्योंकि हम उसे पैसा देते हैं कि ना भैया हमें अपना घर ऐसा चाहिए। अब आप अपने घर का कमरा भी देखेंगे ना तो आप देखेंगे यार इस कमरे की, भैया ये वाला जो कमरा है, इस वाला कमरा ना, इसकी कोना, इस कमरे में ना चौड़ाई ज़्यादा है, इस कमरे की लंबाई ज़्यादा है। जैसे घर डिजाइन होता है वैसे कमरा डिजाइन होता है ना। तो आप जो सोचते हैं ना बैठे बैठे कि मैथमेटिक्स कहाँ काम आती है, यहाँ काम आती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं तो आप घर अपने तरीके से नहीं बना पाएंगे। आपको एक रहता ना, हम घर बना रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे ना। मुझे लेंथ ज़्यादा चाहिए, ब्रेथ कम चाहिए, है ना, मुझे देखने में अच्छा लग चाहिए। कोई बोलेगा अरे भैया मुझे तो लेंथ और ब्रेथ सेम चाहिए, मुझे स्क्वायर शेप का कमरा चाहिए, स्क्वायर शेप का घर चाहिए, तो वो उस अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबका अपना अपना तरीका रहता है।
ठीक है, तो अब कहानी बढ़ाए अपन, है ना। एक प्रॉब्लम पे इतना टाइम खर्च करना गलत है, लेकिन जरूरी था इसलिए बता दिया। ये रेक्टेंगुलर शेप में है अपना प्लॉट, एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है, ये आपकी ब्रेथ है और ये आपकी लेंथ है। अब उन्होंने बोला है क्या, जो ब्रेथ है वो जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है, तो जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे। तो ब्रेथ को क्या मानूंगा, x, और लेंथ क्या हो जाएगी अपने आप, लेंथ हो जाएगी डबल से एक ज़्यादा, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट लेंथ, नहीं लेंथ को नहीं, ब्रेथ लेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, जो ब्रेथ है प्लॉट की वो कितनी मान ली मैंने, x मीटर। लेंथ और ब्रेथ मीटर में चलते, एरिया मीटर स्क्वायर में चलता है ना। तो जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट हो जाएगी आपकी ब्रेथ से डबल, मतलब 2x प्लस 1 और ब्रैकेट बंद और यहाँ मीटर। अगर उन्होंने मीटर स्क्वायर यूज करा है एरिया में तो आप मीटर यूज करेंगे, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ मीटर में रहती है। अगर उन्होंने फिट करा होता तो हम यहाँ फिट यूज करते, यूनिट वो यूज करेंगे जो उन्होंने दी हुई है। एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया है, एरिया ऑफ प्लॉट दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। एरिया ऑफ प्लॉट होता कितना है, कहना भैया लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो 528 मीटर, 528। लेंथ कितनी, कहना भैया लेंथ है x, नहीं लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेथ है x, ठीक है। ये हो गया 528 मीटर स्क्वायर। ये उन्होंने दिया था, ये हमने निकाला, दोनों इक्वल रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने x के फॉर्म में निकाला है, उन्होंने नंबर के फॉर्म में दिया है। जब हम x के फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो वही आने वाला है, इसलिए दोनों चीजों को इक्वेट कर सकते हैं। नहीं तो कई लोगों का डाउट रहता है दोनों को इक्वेट क्यों कर रहा है, तो बोलूंगा एक चीज उन्होंने दी हुई है और वही चीज हमने x के फॉर्म में निकाली है, तो चीज तो वही है ना, एक प्लॉट तो सेम है, चाहे हम x के फॉर्म में निकालें चाहे नंबर के फॉर्म में निकालें, तो दोनों चीजें इक्वल हैं, तो इसलिए इक्वेट कर देते हैं, एक x के फॉर्म वाला एक वो वाला आंसर, है ना। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस का x, इसको इस साइड ले आए तो ये हो गया माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कहना हाँ भैया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, कब सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.2 में, अभी नहीं सीखना। ये इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें सिखा चुके हैं। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक, सपोज करो x की वैल्यू कुछ भी आ गई, मान के चलो 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो वो ब्रेथ हो गया, क्योंकि ब्रेथ को x माना था। तो लेंथ क्या हो जाएगा, 5 का डबल प्लस 1 मतलब 11 मान लेते हैं ना, 5 मैंने मानी है ना, निकलेगी तो कुछ और। सॉल्व करने पे x की दो वैल्यू आएंगी, एक को नेगलेक्ट कर देंगे एक को रख लेंगे। नेगलेक्ट किसको कर देंगे, नेगेटिव वाली को। क्यों नेगलेक्ट कर देते, क्या ना, ये मना क्यों कर देते, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मना कर देते, ठीक है। तो आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक प्रॉब्लम थी जिसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करके उनका आंसर निकाल लिया। ऐसे ही लोग करते हैं ये, इसी तरीके से। तो आप समझ गए ना मैथमेटिक्स कहाँ काम आती है ना। तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, लिखा ना सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने का बोलते तो कर देते, लेकिन वो अगली एक्सरसाइज में सिखा देंगे वो, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिखा मतलब मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार। लगातार का मतलब जैसे एक 2 है तो अगला 3, अगर पहला 5 है तो दूसरा 6, एक 7 है तो दूसरा 8, ये कॉन्जुगेटिव होते हैं लगातार। तो क्या फर्क है भैया इनमें, तो मैं बोलूंगा देखो +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। तो मतलब अगर पहला वाला मिल जाए तो दूसरा वाला अपने आप मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं इस कहानी में, तो मैं बोलता हूं लेट टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर, है ना, कॉन्जुगेटिव इंटीजर पॉजिटिव भी होने चाहिए। तो क्या माने, है ना, हमें थोड़ी मालूम है। तो मैंने बोला पहला x हो गया, है ना, r x, तो अगला क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे अगला हो जाएगा x + 1। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार। लगातार कब आएगा, जब उसमें +1 करोगे। देखो 2 है तो उसमें अगला 3, तो अगर कल को x होता तो अगला क्या होता, कहना +1 कर दो तो ये बन गया x + 1। अच्छा, तो अगर कभी भी मुझसे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो मैं x और x + 1 लूंगा, बिल्कुल सही, x और x + 1 लेंगे। तो लेट टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर आर x × x + 1। ठीक है, कहानी खत्म, है ना, समझ में आ गया। अब x की जगह सपोज करो 2 आंसर आया तो अगला 3 आएगा, देखो एज इट इज आया, अलग लगातार आया। फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों का प्रोडक्ट, तो x × x + 1, ये x × x + 1, ऐसे ही करेंगे प्रोडक्ट। कितना दिया हुआ है 306, ये लिखा है 306।
सॉल्व करो भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, 306 से बोला आप इस साइड जाओ तो वो माइनस में आएगा इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? आप बोलेंगे हाँ, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना है। सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराना सिखाएंगे। सॉल्व करोगे तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू को मना कर देंगे जो कि नेगेटिव होगी, एक वैल्यू को बोलेंगे हाँ आप आ जाओ। जो एक्स आ जाएगा, सपोज करो एक्स आ गया 10, मान लेते हैं एक्स आ गया 10, मान लो, है ना, पक्का नहीं है 10, तो नंबर क्या हो गया, एक 10 हो गया और एक 10 प्लस 1 11 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। तो कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोले तो हमेशा x और x प्लस 1 लेना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव तो है ही, है ना, तो लगातार, तो पहला x तो दूसरा x प्लस 1। चलो, आसान क्वेश्चन था लेकिन बहुत आता है क्वेश्चन ये वाला, है ना। और वाइट प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ गया। वाइट प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बहुत करे हैं ना। चलो, इसमें कैसे करेंगे, उसमें तो दो वेरिएबल रहते थे, इसमें एक ही है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो जो रोहन है उसकी जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है। ओल्डर मतलब उनकी एज ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस, है ना, ज्यादा मतलब प्लस। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा, 3 साल बाद रोहन भी कुछ एज हो जाएगा, कुछ एज का हो जाएगा और उसकी मदर भी कुछ एज की हो जाएगी, तो 360 हो जाएगा उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो वी नीड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंटेज। हमें प्रेजेंटेज निकालना है, किसकी, रोहन्स की। हम मदर की भी निकाल देंगे, ठीक है, दोनों की निकाल देंगे। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में करने का सबसे आसान तरीका ये रहता है कि जिन जिन चीज़ों के बारे में, जो जो ईयर के बारे में बात चल रही, देखो कौन कौन से, एक प्रेजेंटेज के बारे में बात चल रही और एक 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 3 ईयर लेटर के बारे में बात चल रही, दोनों को लिखना है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेज लिखो, है ना, हमेशा प्रेजेंटेज से शुरू करा जाता है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी माने, प्रेजेंटेज ऑफ रोहन को लिखें या रोहन मदर लिखें, है ना। तो अब बोलूंगा कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे रोहन की जो मदर की एज है ना वो रोहन पे डिपेंड कर रही। क्यों? क्योंकि वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। तो अगर रोहन की एज 10 है तो जो उसकी उनकी मदर है उसकी एज, उनकी एज हो जाएगी 10 प्लस 26 ज़्यादा। तो रोहन की जो मदर की एज है वो डिपेंड कर रही है रोहन की एज पर, इसलिए रोहन की एज को एक्स मानेंगे, ना कि रोहन की मदर की एज को एक्स मानेंगे। मैंने बोला ना, जिस चीज पे कहानी डिपेंड करती है ना उसको एक्स मानते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने माना एक्स और एंड में लिखना ईयर, इसको बोलते हैं यूनिट। ये नहीं लिखोगे तो आधा नंबर काट लेगा अगर सही टीचर रहा, मतलब जो बारीकी से चेक करने वाले रहते हैं, है ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, जो उनकी मदर है, रोहन्स HANS, है ना, रोहन्स मदर, जो उनकी मदर है उनकी प्रेजेंट एज कितनी आएगी, तो आप बोलोगे उनकी जो मदर की एज है वो 26 ईयर ओल्डर है। ओल्डर मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, है ना। तो x प्लस 26 और ब्रैकेट बंद और ईयर, क्या ना, ओके, ये हो गया। ये प्रेजेंट एज की बात चल रही थी, लेकिन जो प्रोडक्ट दिया है वो 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद का दिया, तो यहां लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, इस तरीके से लिखें, यहाँ एरो लगाएं, यहाँ पे लिखें रोहन एज, रोहन एज। 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, सपोज करो आज रोहन की एज 10 है तो 3 साल बाद हो जाएगी 11 12 13 प्लस 3, है ना। तो उसकी x थी तो उसमें हो जाएगी x प्लस 3, 3 जोड़ दो। अच्छा भैया, वो 3 साल पहले का बोलते तो 3 घटा देता मैं, माइनस कर देता x माइनस 3। अच्छा, और रोहन्स मदर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, तो क्या ना, पहले थी x प्लस 26 तो अब हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा। तो ये एक्चुअल में बन गई कितनी, x प्लस का 29 ईयर, क्या ना, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, x प्लस 29 ईयर डायरेक्ट लिख दो, क्या ना, ठीक है। तो प्रेजेंटेज जरूरी है, हमेशा एज वाले क्वेश्चन को प्रेजेंटेज से सॉल्व किया जाता है, फिर इसके बाद जो भी एज यूज हो रही है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही लाइन लिखनी है हमेशा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी से तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद जो दोनों की एज होगी उन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, वो किसके बराबर होगा, 360 के बराबर। तो रोहन की एज है x प्लस 3 और उनकी मदर की एज है x प्लस 29, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 360। ये कहानी बोल रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्व कर लो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे दो ब्रैकेट को, अभी आपने सीखा है, तो x प्लस 29x, जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस का 60 और 27 कितना हो गया 87, है ना, इजिकल्स टू 360।
और सॉल्व कर लो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और फिर 360 इस साइड आ गया तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 तो ये चले गए, बचे 27 और घटा दो तो ये बचाएगा माइनस का 273 है ना, इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और आपको यही कहानी ख़त्म करनी, सॉल्व नहीं करना है ना, यही कहानी ख़त्म करनी। चलो है ना, ये आपको कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। 27 7 80 बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 273। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में कैसा करा जाता है, पहले प्रेजेंट एज लिखो, जो भी दो लोगों के बारे में बात चल रही है उनकी प्रेजेंट एज लिखो, फिर जो भी एज बात चल रही है, जैसे 3 ईयर लेटर की बात चल रही थी तो 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर एज लिख दो दोनों की और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के साथ उसे सॉल्व कर दो, और न प्रोडक्ट दिया होता या सम दिया होता, जो भी वो बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, और 3 ईयर एगो दिया होता तो मैं आफ्टर 3 ईयर की जगह लिख देता बिफोर 3 ईयर या 3 ईयर एगो, है ना। तो 3 ईयर एगो उनकी एज क्या बन जाती है, x माइनस 3, और इसकी क्या बन जाती है, x प्लस 26 माइनस 3, 3 साल पहले मतलब घटा देंगे। चलो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को ऐसे ही करना। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में मेन कहानी जो रहती है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है। सॉल्व करना मतलब आप कहोगे सॉल्व तो करना ही है, सॉल्व करना का मतलब होता है कि इक्वेशन बनाना। सॉल्व तो सभी कर लेंगे, 3 मेथड है, किसी के पास 4 मेथड है, कहानी बनती है सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब होता है किसको x माने, किसको y माने, क्या माने भाई, कैसे सॉल्व करना है। अगर लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है तो कि एक को x मानोगे एक को y, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x ही मानना है, और 2 टर्म मिसिंग है तो किसको x माने, तो x उसको मानो जिस पर दूसरा बंदा डिपेंड कर रहा है। जिस चीज़ पे दूसरा बंदा डिपेंड कर रहा है उसको x मान लो, तो दूसरे बंदे की वैल्यू अपने आप निकल आई। याद रखिएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ट्रेन वाला, बहुत आते हैं ये वाले ट्रेन वाले क्वेश्चन, पढ़ो जरा। अ ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मतलब 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है। अपन बाइक नहीं चलाते, अपन ने 40 की स्पीड पे एक्सीलरेटर को रोक के रख लिया या स्कूटी को, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ना बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है। चलो ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसने स्पीड 8 किलोमीटर स्पीड कम कर ली, सपोज करो आप बाइक चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर से, आप कैसे पता चला, वो स्पीडोमीटर आगे लगा रहता है उसमें दिख गया, है ना। तो ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ टाइम ले रहे होगे घर पहुंचने में, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर वो स्पीड ना 8 किलोमीटर कम कर दे, तो 8 इसमें से कम करोगे तो कितना बन जाएगा, 32 किलोमीटर की स्पीड से आप अगर गाड़ी चला रहे है ना, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सेम है, जैसे सपोज करो ध्यान से ना, आपके घर की डिस्टेंस है सपोज करो 360 किलोमीटर, मान लेते हैं 360 किलोमीटर है आपके ऑफिस से आपके घर की। आप 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है टी टाइम, मतलब सपोज करो टी टाइम लग रहा है। लेकिन अगले दिन आप जब स्पीड कम करोगे, कितनी स्पीड कम करा आपने, 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर दी, -8, तो अब आपको टाइम कितना कम लगेगा कि ज़्यादा, आप सोच के बताओ। तो आप बोलोगे भैया मैंने स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, बिल्कुल सही। और टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो t+3, किससे ज़्यादा, पहले से 3 ज़्यादा। पहले अगर 10 घंटे लग रहे थे तो अब 13 घंटे लगेंगे, पहले 20 घंटे लग रहे हैं तो आज 23 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई आपको। चलो अब यही है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं भैया, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले। देखो पहले क्वेश्चन का मतलब समझना है, डायरेक्ट उठा के सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। ये डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहा है, आप बैठ के सोचोगे, है ना, या आपके फादर जा रहे हैं, आपके बड़े भाई जा रहे हैं, बड़ी सिस्टर जा रही हैं, जो भी जा रहे हैं, आप बैठ के सोचोगे कि ना यार भैया यहाँ से लेके उनका ऑफिस 10 किलोमीटर का है ना, अगर भैया 40 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो ये 1 घंटे में जाते हैं, मान के चलते हैं, है ना। लेकिन अगर ये 10 किलोमीटर कम की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो इनको टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो इनको कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो उसको हमें वर्ड प्रॉब्लम की मदद से, अभी हमने प्रॉब्लम तो बना ली, इसे सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब जब भी डिस्टेंस, टाइम और इनके बारे में बात चले तो एक फॉर्मूला याद रखना जो कि आपने छोटी क्लास में सीखा है। क्या होता है भैया, वो स्पीड इजिकल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स में भी सीखा है आपने, है ना। स्पीड जो होती है वो किसके बराबर रहती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। तो क्या ना भैया, टाइम अगर निकालेंगे यहाँ से तो टाइम निकालेंगे तो टाइम यहाँ गया, डिस्टेंस यहाँ, स्पीड यहाँ गई, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
कहना ठीक है। और अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे अगर डिस्टेंस की स्पीड चाहिए होती तो मैं बोलता डिस्टेंस की अगर वैल्यू चाहिए होती तो, है ना, तो डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होती तो टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाता, ये बन जाता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो मेनली एक फॉर्मूला होता है ये, और इसकी मदद से आपको जो भी चाहिए रहता है वो निकाल लो। आप ये भी निकाल सकते हो टाइम भी, और ये भी निकाल सकते हो। याद एक ही करना है, कौन सा, पहला वाला, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, जब भी ये वाले क्वेश्चन रहते हैं तो हम टाइम वाला यूज करते हैं। क्यों टाइम वाला यूज करते हैं उसका कारण भी सुनो। उन्होंने बोला, पूरी कहानी टाइम पे डिपेंड कर रही है। उन्होंने बोला कि भैया ऑफिस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 480 किलोमीटर थी, है ना, मान लिया 480 किलोमीटर थी। अगर स्पीड उन्होंने बढ़ा दी, स्पीड अगर कम कर दी, 8 किलोमीटर कम कर दी, तो उनको टाइम ना 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। पहले अगर टी टाइम लग रहा था तो अब t+3 लग रहा है। मिसिंग कौन है, टी। तो हम टाइम से करेंगे, स्पीड से नहीं करेंगे, ना ही डिस्टेंस से करेंगे। कर सकते हो लेकिन आसान पड़ेगा टाइम से, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग सॉल्यूशन दिए रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ मिसिंग है उससे करो, जल्दी आसान आएगा, टाइम मतलब जल्दी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन करते पहला। तो लेट क्या माने भैया, ट्रेन टाइम, ठीक है। क्या मानेंगे, किसको एक्स माने किसको नहीं माने, तो डिपेंड कर, वो आता है कैसे पता चलेगा, जो क्वेश्चन एंड लाइन पढ़ा करे क्वेश्चन की, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जो चीज़ मिसिंग है उसी को तो एक्स मानेंगे। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी मान ले रहा हूं मैं, x किलोमीटर पर आवर, यूनिट के साथ, क्योंकि उन्होंने किलोमीटर पर आवर यूज करा है। देखो किलोमीटर पर आवर, तो मैं भी वही यूज करूंगा। अगर वो मीटर पर सेकंड यूज करते तो मैं भी वही करता, ठीक है। अब देखो फिर क्या बोल रहे हैं, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी दी है, डिस्टेंस दी हुई है 480 किलोमीटर, ये मैंने गिवन लिख दिया, ठीक है, गिवन लिख दिया। अब देखो टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। आपको कितना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर कवर करने में, तो आप बोलोगे किस स्पीड से चल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बाय x किलोमीटर पर आवर। अगर आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, ट्रेन चल रही है, तो 480 किलोमीटर कवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे टाइम का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है कितनी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है भैया आपकी 480 और स्पीड है आपकी x, तो जो टाइम लग गया वो कितना लग गया, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बाय x किलोमीटर पर आवर इज 480 बाय x, 480 बाय x, ये आ गया टाइम। फिर दूसरी कहानी में क्या बोल रहा है, दूसरी कहानी में बोल रहे हैं कि टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। अब फिर से डिस्टेंस तो सेम ही है, अब आपको कितना टाइम लगेगा, कहना वही टाइम लगेगा। तो मैंने बोला रुक जाओ, तो दूसरी कंडीशन में बोल रहे हैं कि जब आपकी स्पीड है ना अब 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी, तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर बाय x, नहीं x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अब डिस्टेंस x नहीं रही है, अब स्पीड x नहीं रही है, अब x की स्पीड से थोड़ी कम गाड़ी चला रहे हो, अब 40 की स्पीड से थोड़ी गाड़ी चला रहे हो, अब आपने 8 किलोमीटर कम कर दी, तो 8 किलोमीटर कम करने का मतलब है 32, मतलब उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जहां पहले आप x किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, अब वहां आप x माइनस 8 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो अब कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला जो टाइम लगेगा ना वो पहले से कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है। टाइम टेकन टू कवर देन इट वुड टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, किससे, पहले वाले से, ठीक है। तो मान लेते हैं इस बार कितना टाइम लग रहा है ना, इस बार कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलोगे टाइम का फॉर्मूला वही है भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस से 480 और स्पीड है कितनी, x माइनस का 8, x माइनस का 8, ये एक्चुअल में लग रहा है ना। अगर इस स्पीड से चलता तो इतना लगता, लेकिन आपको ये मालूम है कि जो ये टाइम लग रहा है ना वो इससे कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है। 3 घंटे ज्यादा है ना, हाँ 3 घंटे ज्यादा है। तो अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब बनाएंगे हम इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। कहां बना दे, यहां बना दे, पेन चेंज कर लेते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा कहानी, ये जो दूसरा टाइम है, सेकंड वाला टाइम, कितना लग रहा है टाइम, 480 अपॉन x माइनस 8, और ये जो वाला टाइम है 480 अपॉन x, तो ये दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया। अब आप बोलोगे कि ना भैया ये इक्वेट तो गलत करा आपने, क्यों गलत करा, क्योंकि इस कहानी में और इस कहानी में दोनों में सेम टाइम थोड़ी लग रहा है। तो मैं बोलूँगा किस में ज़्यादा लग रहा है, आप बोलोगे जब स्पीड कम कर दी तब टाइम ज़्यादा लग रहा है,
कितना ज़्यादा लग रहा है? 3 घंटे। तो इस कहानी में 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं ऐड किस में करूंगा? सामने वाले में। अब जरा रुक जाओ, सामने वाले में क्यों ऐड करा? क्योंकि इसमें तो 3 घंटे ज़्यादा लग ही रहा था और बीच में मैंने इक्वल का साइन लगाया है। मैंने आपको जब हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, तो मैंने इक्वल के बारे में क्या बताया था? 2 चीज़ें हैं, दोनों को सामने बिठाओ, इक्वेट कर दो। फिर जो चीज़ ज़्यादा है उसमें मत ऐड करना, दूसरे वाले में ऐड करना। उसमें ज़्यादा में ऐड कर दोगे तो पहले से ही ज़्यादा थी, ऐड कर दिया तो और ज़्यादा हो गई। फिर इक्वल का साइन का मतलब रहता है हमें दोनों को इक्वेट करना है, बराबर करना है। तो अगर ये 3 घंटे ज़्यादा है ना इससे, तो दोनों को पहले इक्वेट करा ताकि इक्वेशन बने मेरी, और फिर 3 किस में जोड़ूंगा? सामने वाले में। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ूंगा तो ये तो पहले ही 3 घंटे ज़्यादा है, अब हो जाएगा 6 घंटे ज़्यादा, है ना। सॉल्व कर लें, अब आपको समझ में आ गया तो इसको इस साइड ले आओ, तो ये बन गया 480 अपॉन एक्स माइनस 8, है ना। ये हो गया 480 अपॉन एक्स। 3 उसी साइड रहने दो, चलो उसी साइड रहने देता हूँ, है ना। सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे? ये यहाँ मल्टीप्लाई बन जाएगा तो 480x, है ना। चाहो तो 480 कॉमन लेके भी काट सकते हो, ये बन जाएगा यहाँ पे 480 कॉमन ले लूँ, चलो मत लो ऐसे कर लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात उतनी पड़ती है ना। इसको कहाँ रफ में सॉल्व करवाऊँ, यहीं पे सॉल्व करवाऊँ, ये मिटा दूँ, है ना, थोड़ी सॉल्व करने में आसानी रहे। एक बार देख लो आप, अब बस सॉल्व करना है, आपकी लीनियर इक्वेशन वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करा मैंने? जब भी स्पीड वाले क्वेश्चन रहे तो जो भी चीज मिसिंग है उसको x मानो, जो कि क्वेश्चन की आखिरी लाइन में लिखी रहती, ठीक है। टाइम के बारे में, टाइम के से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो टाइम से करेंगे, नहीं तो स्पीड से करेंगे, नहीं तो डिस्टेंस से करेंगे। तो टाइम का पहले नंबर पे फॉर्मूला लगाएं, फिर दूसरी कंडीशन में फॉर्मूला लगाएं, फिर इन दोनों कंडीशन में जो भी रिलेशन है कि भाई इसमें जो टाइम है, ये जो कहानी में जितना टाइम लग रहा है, अगर आप x-8 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं या ट्रेन चला रहे हैं, वो लग रहा है 3 घंटे ज़्यादा जब आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चला रहे हैं, तो फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करना है? दोनों को इक्वल बिठाएं, जो ज़्यादा है उसमें ना जोड़ के सामने वाले में जोड़ें ताकि वो इक्वल हो जाए। इक्वल करना क्यों जरूरी है? इक्वल का साइन लगाना क्यों जरूरी है? नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल का साइन चाहिए। इक्वल का साइन करने के लिए दोनों को सामने बिठाना पड़ेगा, और जिसमें जो कमी है उसमें वो चीज़ देनी पड़ेगी। इसमें 3 घंटे कम लग रहे थे, इसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, तो इसमें 3 घंटे इसको दे दिए, अब बराबर हो गए। या ऐसे सोच लो, इसको 3 घंटे कम लग रहे थे तो इसको 3 घंटे दे दिए, तो अब ये बराबर हो गया। हमें बराबर करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के यहाँ से कई तरीके हैं, जिसको जौन सा अच्छा लगे, है ना। पहला तरीका बोलो तो मैं बोलूँगा पहला तरीका ये है कि यहाँ करते हैं ना। पहला तरीका ये है कि इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, है ना, और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँचा दो, वही जो एलसीएम मेथड है। दूसरा तरीका आप क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा 480 कॉमन ले लो। जैसे ही आप 480 कॉमन ले लोगे, पूरी कहानी में से बचेगा 1/x-8, है ना, माइनस का 1/x इक्वल्स टू में क्या दिख जाएगा? मैं बोलूँगा 3 दिख रहा है। फिर क्या करोगे? 3 से 180, 480 कट जाएगा, कितने टाइम? 160 टाइम, है ना। 16 3 जब 480 होता है। इसको सॉल्व कर लो, 160 बाहर। इसको कैसे सॉल्व करूँ? ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ x, ये पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हुई -x-8, गलती होने से बच गई। क्या बच गई? माइनस के बाद ब्रैकेट लगाया। यही सीखा है हमने, कभी भी माइनस लगाएंगे उसके जो नेक्स्ट टर्म रहेगी उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, गलती कभी नहीं होगी। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते कर लो, तो ये बन गया x² माइनस का 8x इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 1। क्यों? कटने पे आंसर 1 आता है, घटने पे 0 आता है ना, हमने काटा है। फिर क्या करूँ? इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस माइनस का x और प्लस का 8। ओके, नीचे क्या हुआ? नीचे हुआ x² माइनस 8x, जो कि वहाँ चला गया, है ना, 1 से टकरा गया, तो ये बन गया होगा x² माइनस का 8x। ठीक है, बाहर कौन बैठा था? क्या ना, बाहर 160 बैठा है भैया, ये 160, ये दोनों कट गए एक दूसरे से। 168 × 8 कितना हो गया? 8 6 48, है ना, 4 12 128 इजिकल्स टू x² माइनस का 8x। फिर सबको उस साइड पहुंचा दिया, तो x² माइनस 8x उस साइड थे ही, माइनस का 12280 भी पहुंच गया और इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? आप बोलेंगे हाँ, इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 2 टर्म आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव को मना कर देंगे, पॉजिटिव बोलेंगे क्योंकि स्पीड पॉजिटिव रहती। ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे ना कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती, जिसको जैसे सॉल्व करना है।
मैंने 480 कॉमन लेके थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लिया ताकि वो कट गया, नहीं तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी मुश्किल होती। 4 इंटू 480 इंटू एक्स हो जाता ये, फिर ये माइनस का 480, फिर इसे x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करता, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते नीचे, और यहाँ 3 से बाद में 3 से मल्टीप्लाई हो जाते। जैसे करना है आपकी इच्छा, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जो कि आप 9 तक सीख चुके हैं। यहाँ से कैलकुलेशन नहीं सिखाई जाएगी आप, यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम इंटू डिवाइड थोड़ी सीखेंगे हम, है ना। तो नहीं है कैलकुलेशन अच्छी तो अच्छी करें उसको, ठीक है। तो आपने वर्ड प्रॉब्लम देखी इस टाइप का कैसे करना है, और ये होती है आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखा कि हम देख के बता पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। फिर वर्ड प्रॉब्लम देखें कि वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं, उनको सॉल्व हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, है ना। और यहाँ पे आपकी 4.1 कंप्लीट होती है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एक्सटेंड वर्जन है, पहले ही बता चुके हैं हम, है ना। आगे तक पीछा नहीं छोड़ने वाला 12 तक, तो बहुत अच्छे से कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।